नमस्कार, पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्धवर्ण का प्रयोग। अर्धवर्ण के प्रयोग में विशेष करके जो हम लोग प्रयोग पढ़े थे उसमें र का प्रयोग पढ़े थे कि र का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, इसलिए उसको जानना आवश्यक था। कभी कभी जैसे कि हमने बताया था कि जैसे हम क्रम लिखते हैं तो इसमें देखने वाला समझता है यहाँ पे कि आधा र है, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ पे क आधा होता है और र पूरा होता है ना। र आधा कब आएगा? र आधा का प्रयोग हम लोग करते हैं ऊपर, यानी कि जहां पर र का प्रयोग होता है आधा र का, वह उसके ऊपर आता है, जिसको हम पढ़ते हैं रेफ। रेफ के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। इसके अलावा अर्धवर्ण, किसी भी व्यंजन वर्ण का अर्धवर्ण कहते हैं, वह स्वर विहीन होता है ना। जैसे अर्धवर्ण का मतलब हो गया, जैसे हम कहते हैं आधा क, तो आधा क का मतलब क्या हो गया? क हलन, क हलन। जैसे हम कहते हैं त्वम, त्व, तो त्व में आधा त है, इसको कैसे लिखेंगे? त हलन। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय, तो विद्यालय ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या है? इसमें द है और य है, यानी कि द य संयुक्त है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं? वि द हलन या ल य, है ना। तो यह सारे कंफ्यूजिंग वर्ड है जो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाता है। जनरली कभी ऐसे अगर दिया जाता है तो इसको ध नहीं पढ़ा जाता है, इसमें द होता है और य होता है ना। जैसे हम लिखते हैं विद्वान, तो विद्वान जब लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो नहीं जानता है, नहीं जानने की स्थिति में हम लोग करते क्या है या विद्यार्थी करता क्या है, वह समझता है कि यहाँ पे द पूरा है और वह आधा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे द आधा होता है, वह पूरा होता है। यानी कि इसी का अगर प्रोनाउंसिएशन करें, हम इसको तोड़ करके लिखें तो वह हर्षी, द हलन, व आकार और न, यह होगा। और यह पता कैसे चलता है, कब चलता है? जब उसका हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका काम किया जाता है। तो यह तो अर्धवर्ण का प्रयोग था कि कैसे हम काम करते हैं। अब हम लोग जानेंगे मात्रा। मात्रा क्या होता है, मात्रा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो मात्रा जो होता है, जो हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं, उसी स्वर वर्ण का बदला हुआ स्वरूप यानी कि सांकेतिक रूप होता है मात्रा। मात्रा में जनरली जैसे बच्चा पढ़ता है तो वो कहता है अ, आ, फिर कहता है छोटी ई, बड़ी ई, है ना। ऐसे तारकुन, बारजून वगैरह पढ़ता है ना। उसी का बदला हुआ जो स्वरूप, जो किसी व्यंजन के साथ हम प्रयोग में लाते हैं, उस बदले हुए स्वरूप को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसका नाम वो हो गया, काम कुछ और करता है, और जिस रूप में वह किसी के साथ शामिल होता है वही उसका मात्रा कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ई, और यही जब किसी व्यंजन के साथ हम प्रयोग में लाते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसका यह बदला हुआ जो स्वरूप है, जो सांकेतिक रूप है, यही क्या है इसका? जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, गणित में भी पढ़ते हैं, तो कहते हैं एक, एक कहते हैं नाम हो गया, और इसका जब सांकेतिक स्वरूप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हम एक ऐसे लिखते हैं, है ना, एक ऐसे लिखते हैं, हम एक ऐसे लिखते हैं, है ना। यह सारे इसके स्वरूप है, सारे इसके रूप है जो हम इसको लिखते हैं, इसमें प्रयोग में लाते हैं। तो अगर मात्रा की बात है, मात्रा लिखा गया है, मात्रा पूछा जा रहा है, तो मात्रा क्या होगा? तो हमारे द्वारा हमारे अध्ययन में शामिल स्वर वर्णों का सांकेतिक रूप या सांकेतिक जो प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, जो किसी व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग में लाया जाता है ना। व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग में मात्रा का कभी प्रयोग अकेला हम नहीं कर सकते हैं। या तो स्वर वर्ण का प्रयोग डायरेक्ट करेंगे, और नहीं तो अगर उसका संकेत हम प्रयोग में लाते हैं, उसका मात्रा प्रयोग में लाते हैं, तो जब लाएंगे तो उसको किसी न किसी व्यंजन वर्ण के साथ ही लाएंगे। अब जैसे हम लिखते हैं उच्चारण, तो उ आ रहा है तो ये मात्रा नहीं है, यह स्वर वर्ण है,
लेकिन अगर हम लिखते हैं कुमार, कुमार लिखते हैं, तो यहां पर जो यह क के साथ आया है यह इसी का मात्रा है, यह इसी का संकेत है ना। यहां पर उच्चारण जब हम प्रयोग में लाते हैं तो उच्चारण में यह उ जो आया यह डायरेक्ट स्वर वर्ण से आया हुआ है, लेकिन यहां पर उ ही आया है, दूसरा कोई वर्ण नहीं है, उ ही है, लेकिन यह इसका बदला हुआ स्वरूप है, सांकेतिक रूप है। तो लिखेंगे मात्रा, मात्रा लिखेंगे। हम अपने अध्ययन में व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्णों का जो सांकेतिक रूप, स्वर वर्णों का जो सांकेतिक रूप प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वह सांकेतिक रूप मात्रा कहलाता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अर्थात स्वर वर्णों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वर वर्णों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है, ठीक है। इसको फिर से समझिए, यानी कि स्वर वर्ण का जो सांकेतिक प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? व्यंजन के साथ। आपको अभी बताया है प्रयोग के द्वारा, है ना, कि जब हम प्रयोग करेंगे मात्रा का तो किसी न किसी व्यंजन के साथ करेंगे। अकेला प्रयोग हम अकेले स्वर वर्ण के रूप में ही करते हैं, है ना। केवल खाली मात्रा का प्रयोग आपको करना हो तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखिए यहां पे जैसे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण तो सबको पता है क्या है? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अंग और, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने वर्ण हैं, काउंट कीजिए। 3 3 6, 6 3 9, 4 13 है। हमने बताया है कि हम प्रयोग करते हैं तो कितने स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो 2 वर्ण होते हैं यह भले लिखे जाते हैं स्वर वर्ण के लिए, इसका मात्रा भी हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, प्रयोग होता है, वह किसकी तरह होता है? व्यंजन की तरह होता है। तो नहीं तो यह स्वर के काबिल है और नहीं व्यंजन के काबिल है। तो यहाँ पर लिखा भले जाता है लेकिन काउंट न इसको स्वर में किया जाता है और न ही व्यंजन में किया जाता है, गिनती किसी में नहीं होती है ना। दैट मीन्स यह ठीक उसी तरह की बात है जैसे माने देहाती लोकोक्ति में कहा जाता है चमचा, है ना। तो चमचा लोग का काउंटिंग कोनों में नहीं होता है, हाँ उसी लोग का काउंटिंग होता है, उसको सदस्य कहा जाता है, मेंबर कहा जाता है, जो परमानेंट किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ करके रहता है, उस ग्रुप का उसको मेंबर कहा जाता है।
नहीं तो रहे किसी और के साथ, काम किसी और के लिए, बात किसी और के लिए, तो वह किसी लायक नहीं होता है। उसी टाइप का कुछ इसका भी वैल्यू है इसमें, है ना। अब यहाँ पर इसका मात्रा हम प्रयोग में लाएंगे, मात्रा देखेंगे क्या होता है। मात्रा कहें तो क्या हो गया, इन सारे स्वर वर्णों का संकेत। कैसा संकेत, जो व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग में लाया जाता है ना। अब देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, स्वर वर्णों में एक ही मात्राहीन होता है, वह कौन होता है, अ होता है, इसका कोई मात्रा नहीं है। यहां पर आ का क्या मात्रा होगा, यह होगा, है ना। और यहां पर कोई यह डॉटेड लाइन समझ लीजिए, किसके जगह पर क्या आना है, व्यंजन आएगा, बस समझ रहे हैं ना। इसका मात्रा क्या होगा, यह होगा, यहां पर वह व्यंजन होगा, जिस व्यंजन के साथ भी जुड़ेगा। और यह सारा मात्रा किसके साथ प्रयोग में आता है, हलंत व्यंजन के साथ। व्यंजन नहीं, किसके साथ, हलंत व्यंजन। हलंत व्यंजन जानते हैं, हलंत व्यंजन क्या होता है, स्वर विहीन व्यंजन होता है, यानी इसके साथ स्वर नहीं होता है। उसको हम अर्ध व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, अर्ध वर्ण भी कहते हैं, स्वर विहीन व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, है ना। अब इसका मात्रा इस तरह से होगा, इसका, है ना। ठीक है, यह सारे सिंबल है। डॉटेड लाइन कुछ नहीं है, यही इसका मात्रा है, बात समझ रहे हैं ना। डॉटेड लाइन किसी लिख रहे हैं कि उस व्यंजन के साथ यह संकेत जाकर के मिलेगा। क के ही लिए अगर कहें, यहां पर क्या हो जाएगा, क आकार का, क हर्षवी की, क दीर्घी की, क हर्षऊ कु, क दीर्घु कु, ऐसे आएगा। अब यहां पर यह री मिलेगा तो इसका मात्रा कुछ इस तरह से होता है। यह सबके साथ प्रायः प्रयोग में नहीं होता है। जैसे हम लिखेंगे कृतिका, क्या लिखे हैं, कृतिका, तब यहां पर क के साथ क्या आता है, आता है ना। वृत्त लिखते हैं ना, वृत्त, तो वहां पर भी आता है, यह सब हो गया, है ना। इसके लिए क्या होगा, यह, इसको अकेले पढ़ते हैं, अकेले है ना। इसके बाद यहां पर क्या होता है, दो, ऐसे लिखे, यह ओ हो गया, ठीक है। यहां पर औ, है ना। यहां पर अनुस्वार, है ना, और यहां पर, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे डॉटेड लाइन को छोड़ करके जो देख रहे हैं वह क्या है, संकेत है, उसी संकेत का हम प्रयोग करते हैं। और इन सारे मात्राओं का, इन सारे स्वर वर्णों का प्रयोग करके हम जो बनाते हैं व्यंजन वर्ण के साथ, उसको कहते हैं 12 खड़ी। क्या कहते हैं, है ना, जिसको आप कहते हैं सामान्य में ककहारा। ककहारा जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, तो कभी सीख रहे हैं तो ककहारा, है ना। तो कैसे उसमें करते हैं बताइए, तो ककहारा में हम लोग लिखते हैं 12 खड़ी, जिसको कहते हैं। तो 12 खड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी हलंत व्यंजन वर्ण के साथ जब इसमें से 12 मात्रा का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, 12 खड़ी। आप देखिएगा, आप पढ़े होंगे ककहारा, तो उस 12 खड़ी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इसे री का प्रयोग नहीं होता है। री का प्रयोग ककहारा में किए हैं, नहीं किए हैं। अब इसको छोड़ दिए तो देखिए तो कितना वर्ड बच रहा है, कितना मात्रा बच रहा है, 12। कितना बच रहा है, अभी 13 ना है, तो एक कम हो जाएगा तो 12 बचेगा ना। तो 12 मात्रा का प्रयोग हम हलंत व्यंजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 12 खड़ी, है ना। उसका नाम देते हैं क्या, 12 खड़ी, है ना। अब 12 खड़ी बनाने के लिए जैसे क्या होगा, मान लेते हम क हलंत के साथ ही बना रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, क हलंत और इसके साथ अ, तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, तो सीधे यह हलंत हट जाएगा और क्या बन जाएगा, क, है ना। अब क हलंत और जोड़ आ, तब क्या हो जाएगा, का, है ना।
उसके बाद क हलन और जोड़ अर्शवी, तो क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जहां डॉटेड लाइन है वहां पे क रहा है, तो वह हम डॉटेड लाइन काहे के लिए छोड़े थे? इसी व्यंजन वर्ण के लिए। और यह जितना भी मात्रा हम लिखे हैं बिना किसी व्यंजन वर्ण के कहीं प्रयोग में आ ही नहीं सकता है, बिना किसी व्यंजन वर्ण के प्रयोग में आ ही नहीं सकता है। जब व्यंजन वर्ण होगा, कौन व्यंजन वर्ण? हलन। कौन? हलन। हलंत व्यंजन वर्ण के साथ इसका प्रयोग होगा। और देखिए इस तरह से क हलंत और दीर्घ ई, तो की हो जाएगा, फिर क हलंत हर्ष उ, कु हो गया, फिर क हलंत और दीर्घ उ, कु हो गया, फिर क हलंत और री तो आता नहीं 12 खड़ी में, क्या होगा? ए, क्या हो जाएगा? के, फिर क हलंत और ए, क्या हो जाएगा? कै, क हलंत ओ, क्या होगा? ओ, फिर क हलंत औ, क्या होगा? क, फिर क हलंत अंग, क्या होगा? कंग, फिर क हलंत और विसर्ग क्या होगा? क। ठीक है, आप देख लीजिए 3 चौका 12 बना है ना, यही हम लोग का कार्य हम पढ़ते हैं ना। अब क से लेकर ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं इन सारे के लिए। ऐसे व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? संयुक्त वर्ण को छोड़ दे 4 गो तो 25 गो होता है स्पर्श, उसके बाद 4 गो होता है अंतस्थ और 4 गो होता है ऊष्म, तो 25 8 33 व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? और भी हम करें तो उक्षिप्त वर्ण 2 गो होता है, द्विगुण वर्ण 2 गो होता है, 4 गो संयुक्त होता है ना। आपको बताया भी थे कि संयुक्त में यही 4 गो वर्णमाला में क्यों शामिल करते हैं? क्यों 4 गो शामिल करते हैं? क्योंकि जब इसको मिलाते हैं तो मिलने वाले वर्णों से कुछ यह अलग हो जाता है, इसीलिए व्यंजन वर्ण में इसको हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं, अन्यथा इसको शामिल करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो 12 खड़ी समझ में आया, यह समझ में आया, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और इसके बाद घोषत्व और प्राणत्व, इसके आधार पर उसका प्रकार, वर्ण का प्रकार, ठीक है। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे वर्ण विच्छेद के साथ।